अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी के बायस कई बंद टूट गए और दर्जनों मजीद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया था। ताहम दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर सैलाब के हवाले से कुछ तफसीलात फराहम की हैं, ताहम उन्होंने दफ्तर खारजा को मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब के हवाले से एक अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जिसके नतीजे में बहावलपुर की 4 तहसीलों के नदी नाले और करीबी इलाके जेर आब आ गए हैं। दरिया रावी में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चराम में भी खानकी, हेड कादराबाद और चन्योट के करीब पानी की सतह बुलंद होती रही। मुल्तान में कासिम बेला के करीब शुजाबाद कैनाल में पानी की मिकदार इसकी असल गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो गई है। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गई, जहां लोगों को नकल मकानी का मौका नहीं मिला। रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, तहम पानी की शिद्दत के बायस कई मकामात तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। पीडीएम में पंजाब ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी की है। मुल्क में सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 49 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासर हो चुके हैं। मानसून बारिशों का जो 10वां स्पेल है, उसके पेश नजर पीडीएम में पंजाब ने सूबे में फिर से अलर्ट जारी किया है। तर्जुमान पीडीएम का यह कहना है कि 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में फिर से बारिशें होंगी। पीडीएम में पंजाब की ये पेशगोई है कि इस पर सूबे भर के जो कमिश्नर्स हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का यह कहना था कि दरिया चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का बदस्तूर सामना है, जबकि बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले फिर से बिफर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म करने का भी फैसला किया और कहा है कि दरियाओं, नदी नालों और आबी गुजरगाहों को रेड जोन करार दिया जाएगा, जबकि उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना है कि सैलाब से पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ, किसान सैलाब की वजह से रुल गए हैं, वजीर आजम ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी ज़रूरी इमरजेंसी के फौरी निफाज का मुतालबा किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में सैलाब के बाद सिंध में भी जो बैराजेज हैं, वहां पर भी पानी की सतह में साथ ही साथ इजाफा हो रहा है और इसके लिए पेशगी इक़दाम वहां भी किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का यह कहना है कि सैलाबी खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सूरत हाल के पेश नजर सिंध में एमरजेंसी अलर्ट है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत भी सैलाबी सूरत हाल पर एक इजलास हुआ और वज़ीर आला ने कहा कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने अरूज पर होगा, लिहाजा सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क्याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो क्या किया जा रहा है और पंजाब में इस वक्त इस हवाले से सिचुएशन क्या है, इरफान अली काठिया डीजी पीडीएम में पंजाब मेरे साथ इस वक्त ने, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। इरफान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम है इस डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो इस वक्त हुकूमती इदारों के लिए जो है वो क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो 2 फ्रंट इस वक्त सबसे चैलेंजिंग हैं, उसमें एक तो आपने जिक्र किया हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज पे किस तरीके से पानी का बहाव बढ़ा और शेरशाह पे खास तौर पे जो क्रिटिकल गेज थी वो अटेन हुई और पानी के दबाव के पेश नज़र काफ़ी इनंडेशन हुई। दूसरा, इसके साथ साथ आपने देखा कि रावी का भी जो सिदनाई का मुकाम है, सिदनाई हेडवर्क्स पे हमने सफूरा बंद उसको ब्रीच करना पड़ा उस रात, क्योंकि 1,50,000 क्यूसिक्स की कैपेसिटी के अगेंस्ट जब ये 1,80,000 क्यूसिक्स तक पानी पहुंचा तो इसके खुदा न खास्ता स्ट्रक्चर्स को भी खदशा था, जिस वजह से इसका ये राइट बैंक ब्रीच किया गया और पानी पीर महल और टोबा टेक सिंह में दाखिल हुआ। और इसके साथ साथ जो
चैलेंज है वो हमें पिछले 24 से 48 घंटे में बारिशों की वजह से जो छोटे बड़े जितने नदी नाले हैं, गुजरात में मैसिव इनंडेशन है। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद वहां तशरीफ ले गई और अच्छा। काफी सारे वक्त वहां पे गुजारा। ना सिर्फ गुजरात को चनाब के की वजह से फ्लड प्लेन में तुगयानी का सामना है, बल्कि अर्बन फ्लडिंग, एक मैसिव अर्बन फ्लडिंग का सामना है, जिसकी वजह से मौके पे तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पे सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी CNW और सेक्रेटरी इरिगेशन, तमाम मुतलका सेक्रेटरीज को इस वक्त वो गुजरात में मौजूद हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब का था कि हमें 24 आवर्स में जिला गुजरात को अर्बन फ्लडिंग की इस मेहनत से फौरन निजात दिलवानी है। पानी अभी रिसीड कर रहा है और वहां पे जितनी भी मुमकिना मैयर्स हैं उनको लिया जा रहा है। दूसरा, फिर जो सदनाई की बात की, सदनाई का पानी क्योंकि चनाब में फ्लोज ज्यादा हैं और चनाब रावी के पानी को जो अहमदपुर सियाल के मुकाम पे आपस में मिलना था वो नहीं मिल पा रहा, इस वजह से कि वहां पे ग्रेडियंट और फ्लो चनाब का बहुत ज्यादा है। और जब तक 1,90,000 क्यूसेक्स पानी चनाब में वहां लिमिट नहीं आएगी, रावी का पानी चनाब में नहीं मिल पाएगा। और इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक्स उसमें चनाब में चल रहा है और चनाब का लेकिन इसमें एक चीज जरा समझाइएगा हमें, ये जो तीनों दरिया हैं चनाब, रावी और सतलुज, यहाँ पर अंदाजा क्या है और कितने दिनों तक पानी मुसलसल जो है वो यहाँ पर जो है वो बढ़ सकता है, और क्या वो पॉइंट है कि जिसके बाद ये एस्टिमेट है कि ये पानी नीचे जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा इन दरियाओं से? जी, इसमें अब थोड़ा सा जो हमारे प्रॉब्लम्स को सप्लीमेंट किया वो, क्योंकि चनाब में एक बड़ा रेला आपके इलम में है कि 26 की रात को जिस तरीके से 9,17,000 क्यूसेक्स डाउन स्ट्रीम मराला चला और फिर ये कादराबाद खानगी से होता हुआ इस वक्त मुल्तान पहुंचा। इसके बाद फिर 4 दिनों बाद फिर 1.6 लाख का दोबारा रेला जब अपर कैचमेंट्स में बारिशें हुई, इस वक्त वो वाला पानी चनियोट ब्रिज को क्रॉस कर रहा है और वहां तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक्स है। ये अगले 12 घंटे में त्रिमू हेडवर्क्स पे पहुंचेगा और वहां से फिर ये जो हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान में शेरशाह ब्रिज है वहां पे प्रेशर को मजीद एक दफा ये इग्नाइट करेगा। और इसी तरह से सतलुज में क्योंकि कॉन्स्टेंटली पानी चल रहा है, आज भी सुबह जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमें इंडियन हाई कमीशन से ये इतलात मिली और इस वक्त 3,11,000 क्यूसेक्स पाकिस्तान पंजाब में कसूर के मुकाम गंडा सिंह पे हमें रिसीव हो रहा है। मीनिंग देयर बाय कि अभी ये जो पानी का 100% पंजाब से लो लेवल पे आना, लो फ्लड्स पे आना, ये शायद इतना जल्दी मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए एटलीस्ट 1 वीक हमें मजीद रिक्वायर्ड एटलीस्ट। अच्छा, जो आपका मैं एक बयान देख रहा था कि भारत में जो डैम हैं वो भर चुके हैं, वहां से पानी मुसलसल जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है और वो स्पिलवेज भी खोले जा रहे हैं। तो इस वक्त कितना ऐसा पानी है, एक तो बारिशें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन को पानी के फ्लो के हवाले से किस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है जो भारत से पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ रहा है? जी, इसमें ओवरऑल अपर कैचमेंट्स में हिमाचल प्रदेश हो, जो अब हमारी कैचमेंट्स हैं रावी और सतलुज की, या फिर जम्मू और ऊपर अनंतनाग का एरिया हो जिससे चनाब में फ्लोज आते हैं, इनमें बारिशें बहुत ज्यादा हुई। इस दफा आपने देखा कैसे टोरेंशियल रेंज के डिफरेंट स्पेल्स थे। अब लेकिन गुड थिंग इज कि जो अब नेक्स्ट स्पेल है उसकी इंटेंसिटी उतनी इंटेंस नहीं है और जिसकी वजह से ये अब हमें इत्मीनान है कि शायद उतने फ्लोज नहीं बढ़ेंगे। एक रावी के लिए मैं ये बताता चलूं कि पहले भी मीडिया से शेयर किया कि थीन डैम डाउन स्ट्रीम माधोपुर के मुकाम पर उनके कुछ वो जो गेट्स हैं वो 4 के करीब वो पुश्ते टूटे हुए हैं जिनकी अभी रिपेयर मुमकिन नहीं है और कंटिन्यूसली हमें 50 से 80,000 क्यूसेक्स सिस्टम में रावी में पानी ये जस्सर पे रिसीव होता रहेगा और यही वजह है कि आज भी इस वक्त 72,000 क्यूसेक्स वहां कॉन्स्टेंट चल रहा है। अच्छा, ये जो आबादियां हैं, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं जरा जो मुतासरा आबादियां हैं उनके हवाले से भी बात हो जाए। बहुत सारे लोग जो है वो कैंपों में जाने की बजाय बंदों के किनारे उनकी दीवारों पर बैठे हुए हैं और वो वहां पर ही रहना चाहते हैं। उनको किस तरह से देखा जा रहा है, इस चीज को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है कि ये बीमारियां ना फैले और एटलीस्ट उनको जो एक बेसिक सपोर्ट चाहिए वो उनको कम से कम जो है वो मिलती रहे?
रहमान साहब, ये हमें देखना होगा कि ये जो इस साल का फ्लड सीजन है, ये हमारी तारीख का एक सबसे बड़ा जो सैलाब है, ये इस वक्त हमें दरपेश है। और आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब 26 तारीख को जिस वक्त ये आया, उसके बाद से नारोवाल से हमने स्टार्ट किया, फिर वजीराबाद, सियालकोट, झंग, मुल्तान, आज गुजरात, मतलब हर रोज सैलाब मुतासरीन में खुद मौजूद हैं। और तकरीबन दिन का आधा हिस्सा वो सैलाब हाँ। मुतासरीन में इसलिए मौजूद है कि इनकी तमाम जो जरूरियात हैं उनके ऊपर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली इंश्योर करवाया जाए। ये चैलेंज हमें जरूर दरपेश है। इस वक्त तक तकरीबन 18 लाख लोग वो इवैक्यूएट हुए, इसी तरह 40 लाख लोग वो लगभग मुतासिर हुए हैं 25 अजला में। तो हमें रिलीफ कैंप्स पे प्रेशर जरूर है। 66,000 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में 24 घंटे कयाम पजीर हैं। उनको ना सिर्फ 3 टाइम्स मील बल्कि उनको मेडिकल और लाइफ स्टॉक कवर को भी हम प्रॉपरली इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की कि लोग बिल्कुल अपनी जगहों को छोड़ने के लिए भी प्रॉपरली तैयार नहीं है, कुछ लोग सरकारी रिलीफ कैंप्स में आने से वो हिचकिचा रहे हैं, तो उनके लिए जो ड्राई राशन है इस वक्त हर जिले में कुछ थाउजेंड्स ऑफ बैग एवरी डे दे आर बीइंग डिस्पैच्ड एंड दे आर बीइंग डिस्बर्स्ड। इसी तरह आपने देखा कि जो क्लिनिक ऑन व्हील्स था वो दूर अफ्तादा इलाकों में जा रहा था। अब हमने क्लिनिक ऑन बोट्स का अच्छा। चीफ मिनिस्टर ने पिछले 48 घंटे में कि बोट्स के जरिए उन स्टैंडर्ड लोगों को कि जो अपने हाई राइज पे बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द पानी है और वो अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे लेकिन उनको मेडिकल कवर की जरूरत है, तो हाँ। वो चीफ मिनिस्टर आपकी हदायत पे पंजाब में इस वक्त मिल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि तकरीबन 4,000 मुआवजात हैं कि जो थ्रू आउट पंजाब इस वक्त इनंडेट है। ऊपर से बारिशों का अच्छा। के स्पेल, इन्होंने भी रिलीफ और रेस्क्यू को काफी चैलेंजिंग बना दिया हुआ है। जी अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं 18 लाख लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं, जिनको एवैक्यूएट करना पड़ा है, इनको कितनी देर इस तरह से कैंपों में रहना पड़ सकता है अपने घरों से बाहर? जी बिल्कुल, इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो पानी की पीक्स हैं, खासतौर पे चनाब में सबसे ज्यादा मुतासर लोग वो चनाब के हैं। और चनाब में जो अम्ब्रेला है वो इस अच्छा। वक्त चिन्योट ब्रिज के करीब पहुंचा है। अभी भी ये 24 से 48 घंटे मिनिमम लेगा पंजना तक पहुंचने के लिए। और फिर हमें कम से कम 3 दिन के बाद प्रॉपरली ग्रेजुअल रिसीडिंग पानी की स्टार्ट होगी। और ये लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे इंडियन डैम्स हैं, पोंग पोंग भाखड़ा और थीन डैम, इनमें से पानी के फ्लोज अगर प्रॉपरली रिसीड होते हैं और हमें पानी मजीद मिलना कम होता है तो फिर जाके प्रॉपरली ये रिसीड होगा पानी और जाके किसी तरफ रिहेबिलिटेशन की तरफ वो सोचा जा सकेगा। जी अच्छा, और ये जो आज मरीम साहबा ने, वजीर आला पंजाब ने, उन्होंने बयान दिया है कि रेड जोन दरियाओं की जो गुजरगाहें हैं उनको करार दिया जा सकता है। ये जरा समझाइए रेड जोन का मतलब क्या होगा और क्या प्लान है कि किस तरह से इन गुजरगाहों को जो है वो क्लियर कराया जा सकता है तजावुजात से? जी, इसमें रहमान साहब, हमारा जो फ्लड प्लेन है वो सारा बेडली इंक्रोच्ड है और उसमें लोगों की मालकी जमीनें भी हैं जहां पे मुख्तलिफ रिहायशें और डेरा बने हुए हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली एवरी अदर ईयर जब भी कभी कोई बड़ा सैलाब आता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक सूरत हाल बनती है। इसके लिए 2016 में फ्लड प्लेन एक्ट लाया गया जिसको अब मजीद स्ट्रिंजेंट और उस पे रेगुलेशंस को मजीद फाल बनाने का वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और खासतौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब का प्लान है। अच्छा, तो और अब ये बताइएगा कि ये अभी इस वक्त अंदाजा क्या है, ये जो पानी यहाँ से गुजर रहा है इसने नीचे डाउनस्ट्रीम जाना है गुद्दू बैराज, क्या ये अलग अलग जा रहा है, वहां पर मैनेजेबल है, या फिर आपको लगता है कि ये पंजाब से एक बड़ा रेला सिंध की तरफ जो है वो जा सकता है? क्या इसकी कैपेसिटी क्या होगी आने वाले दिनों में? जी, ये हमें इस तनाजुर में देखना होगा कि जितने ब्रीचेस हम कर चुके हैं, चनाब पे भी, कादराबाद पे हुआ,
नेटवर्क पे, इसी तरह फिर रिवाज ब्रिज, और फिर नीचे इसी तरह जो गढ़ महाराजा पुल पे, फिर सदनाई हेडवर्क्स पे ब्रीचेस हुए, और इन्हीं ब्रीचेस की वजह से मैसिव इनंडेशन पंजाब में हुई। अब इसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि सिंध में शायद उतनी इंटेंसिटी पानी की नहीं होगी। पानी का फैलाव पंजाब, वस्ती पंजाब में खास तौर पे इस तरह की इनंडेशन पहले तारीख में नहीं हुई। जी ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। इरफान अली काठिया हमारे साथ मौजूद थे, डीजी पीडीएम में पंजाब। बात थे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल का सामना है, ख़ास तौर पर पंजाब में और जनूबी पंजाब जो है वो इस वक्त इस सारे फ्लड का जो है वो मरकज़ जो है वो बना हुआ है। कई इलाके हैं जो वहाँ पर जो कि ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त जो है वो वहाँ पर क्या सिचुएशन है। शेरशाह बंद पर जो है वो हमारे नुमाइंदे जो है वो मौजूद हैं और उनसे हम जो है वो सूरत जो है वो उनसे जो है वो सिचुएशन जो है वो अभी जानेंगे। मुल्तान में इससे पहले जो है वो कासिम बेला के करीब शुजाबाद कैनाल में पानी की मकदार जो थी असल गुंजाइश से 3 गुना जो है वो ज़्यादा हो गई थी, और ये भी बताया जा रहा था कि जो शेरशाह बंद है वो ओवरफ्लो होने की वजह से मुतअद्दिद बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ गई, जहां लोगों को नकल मकानी का मौका तक जो है वो नहीं मिला। रेस्क्यू टीमें वहां पर जो है वो काम कर रही हैं, सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ताहम वहां पर एक तो बड़ा इशू ये है कि वहां पर इवैक्यूएशन जो है वो लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आने को जो है वो तैयार नहीं है। साथ ही साथ पानी की शिद्दत के बायस जो है वो कई मकामात तक जो है वो पहुंचना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और पीडीएमए ने इससे पहले जो है वो इन इलाकों के हवाले से जो है वो एक अलर्ट भी जो है वो जारी किया है, और उन्होंने जो है वो कहा है कि इन इलाकों में जो है वो फौरी तौर पर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त जो है ये फ्लडिंग की जो है वो कैफियत है, और इस फ्लड जैसी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे रिपोर्टर मुल्तान से हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जो है वो जानते हैं। मुमताज़ खान न्याजी शेरशाह बंद पर जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद पूछते हैं। मुमताज़, ये बताइएगा इस वक्त शेरशाह बंद और इसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है, और क्या चैलेंज है इन इलाकों के लिए, लोगों के लिए जो सैलाब से मुतासिर हुए? जी, शेरशाह बंद पर दरिया चनाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा पानी जो है उसका प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला से जो पानी आया है निकल के, जहां पर पानी में की सतह में कमी आई है, उसके बाद शेरशाह बांध पर पानी की सतह में बुलंदी आई है और पानी ऊपर उभरा है। 12 से 14 फुट पानी जो है शेरशाह बांध पर आकर रुक गया है, और यहाँ एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक बड़ी सी झील या एक छोटा सा डैम जिसे आप कह सकते हैं कि वो बन गया है, जिसमें बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर ये खबर कल एक्सप्रेस न्यूज़ ने ब्रेक की थी कि अभी भी हेड मोहम्मद वाला से लेकर शेरशाह बांध तक सैकड़ों लोग अपने घरों पर मौजूद हैं, अपने बच्चों और ख़वातीन के साथ, अपने जानवरों के साथ। हमारी खबर पर ही फिर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और हेड मोहम्मद वाला तो क्लियर हो गया, लंगड़ियाल भी क्लियर हो गया, लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूँ शेरशाह पर। अभी 2 घंटे पहले हमारी टीम गई अंदर और वहाँ पे हमने लोगों को दिखा के वहाँ पाक फौज के जवान जो थे, रेस्क्यू के जो टीमें थी या दीगर जो मुल्तान इंतजामिया के लोग थे, वो मिन्नतें करते रहे लोगों से बाहर निकलने के लिए कि आप बाहर आ जाएं, क्योंकि पिछले रहमान भाई 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पानी खड़ा है, 10-10 फुट पानी खड़ा है। जितनी मजबूत बिल्डिंग होती हैं देहातों में, आपको अंदाजा है कि देहातों में इतनी मजबूत बिल्डिंगें नहीं होती और उनकी बुनियादें जो हैं वो खस्ता हो चुकी हैं। पानी ने बंद के इतने मजबूत बंद के पुश्तों को खस्ता कर दिया है और उसको उनको रिपेयर किया जा रहा है। और आज काफ़ी सारी टीमें गई, लेकिन एवोकेशन जो मुंतकली है वो उस शरह से नहीं हो सकी। अभी भी सैकड़ों लोग अंदर मौजूद हैं और कोई भी बड़ा इंसानी हादसा हो सकता है। अब जरूरत इस अमर की है, अवामी हल्के भी ये कह रहे हैं कि पाक फौज को, इंतजामिया को, रेस्क्यू वालों को अब जोर से, डंडे के जोर पर इनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त अगर हादसा हुआ तो सैकड़ों जाने जा सकती हैं, मवेशी जा सकते हैं, खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अच्छा मुमताज, जरा साथ रहिएगा। शहजाद ताबानी
सक्खर के ब्यूरो चीफ वो भी इस वक्त साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये सारा पानी अब नीचे डाउन स्ट्रीम जा रहा है, साउथ पंजाब से गुजर रहा है और उसके बाद इसने सिंध में दाखिल होना है। शहजाद, बताइएगा किस तरह से जो है वो तैयारी की जा रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है गुड्डू बैराज जो है वो इस वक्त तमाम की तमाम नजरें जो है वो वहां पर होंगी कि ये पानी का फ्लो वहां पर क्या रहता है और इस वक्त दरिया सिंध में जो है वो कितना पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। जी बिल्कुल रहमान, आप ठीक कह रहे हैं। अब जो सैलाबी पानी है उसका रुख दरिया सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 7 सितंबर को कहा जा रहा है कि हैवी फ्लड जो है वो मुमकिन तौर पर जो है गुड्डू बैराज पहुंचेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कल ये बात भी कही है। इसके अलावा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिंध के दरियाओं में जो बैराजिस पे जो पानी है उसकी सूरत हाल भी कुछ यूं है कि गुड्डू बैराज पर 3,60,000 क्यूसेक पानी मौजूद है, यानी कि निचले दर्जे का सैलाब दोबारा हो गया है। पहले कम हो गया था, उसके बाद जो है दरमियाने दर्जे का था और दोबारा दरमियाने दर्जे का हो गया है। सक्खर बैराज पर जो है 3,30,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। कोटरी बैराज पर 2,40,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। कंट्रोल रूम जो है सक्खर बैराज का वो ये कहता है कि पानी जो है दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 12 लाख क्यूसेक पानी की जो है उसमें गुंजाइश है। सक्खर बैराज पर जो है 9 लाख क्यूसेक की गुंजाइश है। अब जो है जिस तरीके से मुमकिन सैलाब आ रहा है तो सिंध दरिया सिंध के साथ जो 15 अजला है दरिया सिंध के अतराफ में उनमें जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा जो दरिया सिंध के अंदर मछली पकड़ते हैं माहीगीर, उनके जो है दरिया पर में जाने पर जो है वो भी पाबंदी आयद कर दी गई है और जो कच्चे का इलाका था वहां से नकल मकानी का जो सिलसिला था उसको भी जो है वो तेज करवा लिया गया है। हुकूमती बोर्ड्स जो है मजीद मंगवाई गई हैं और कच्चे के इलाके से लोगों को पक्के की तरफ मुंतकिल करवाया जा रहा है। और घोटकी जिले की बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि वो डेंजर जोन में, तो वहां के 20 से 25 छोटे बड़े ऐसे देहात हैं जहां पर सैलाब का पानी जो है वो दाखिल हो गया है। तो ये तमाम तर अलार्मिंग सिचुएशन है। कहा यह जा रहा है कि सुपर फ्लड की तरफ नहीं जाएगा मामला, लेकिन हाई फ्लड की तरफ जो है वो जा सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पंजाब के इलाकों से पानी आ रहा है ज्यादा, तो फिर गुड्डू बैराज से जिस तरीके से 7 तारीख को मुमकिन तौर पर जो है हैवी फ्लड यानी कि 5 से 6 लाख क्यूसेक के दरमियान पानी जो है उसकी आमद मुतवक्के है। गुड्डू बैराज के बाद जो है वो सूरत हाल क्लियर होगी कि क्या मजीद जो है पानी किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। शहजाद ताबानी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ सक्खर हमारे साथ मौजूद है। मुमताज खान न्याजी खान में जो है वो शेरशाह बंद से जो है वो हमें अपडेट जो है वो दे रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों चीन ने जापान पर फतह की याद में एक तारीखी परेड मुनक्किद की थी जिसमें उसने अपनी भरपूर मिलिट्री माइट का मुजाहरा किया। ये फौजी परेड दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनी रही, इस पर बातें होती रही। इस परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग और ईरानी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस मौके पर जो तकरीर की उसमें यह कहा गया कि इंसानियत अमन और जंग के दरमियान एक फैसला कुन इंतखाब के दहाने पर खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक को चुनना है और साथ ही कहा कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है, वो गहरे और तारीख तरीन चीन की जानिब चले गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजिंग एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिकी सदर के इस ट्वीट पर भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने सहाफियों के सवालात पर कोई भी तबसरा करने से इनकार किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने यूरोपीय रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो रूसी तेल की खरीदारी बंद करें और चीन पर मुआशी दबाव डालें ताकि यूक्रेन जंग को खत्म करने में मदद मिल सके। जबकि अमेरिका ने चीन से रवाबत पर वस्ती अमेरिका के चंद ममालिक के शहरियों पर वीजा पाबंदियां भी लगाई हैं। अब ये जो सारे का सारा मामला है और इस पर जो बात हो रही है, क्या वाकई कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो आने वाला है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आदिल सुल्तान, माहिर आलमी अमूर, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो मिलिट्री परेड हुई और उसके बाद जो बहस चल रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है? इसको देखिए, मुख्तलिफ इसके पर्सपेक्टिव्स हैं इस वक्त। जैसे चाइना ने अपना एक तरह से एक मैसेज दिया है दुनिया को कि इट इज़ अ पोटेंट फोर्स। पॉलिटिकली तो पहले ही कंसर्न्स उनके थे कि वो अपने इनरोड्स बना रहे हैं, अपने इकोनॉमिक उसको पावर को यूज़ कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू, लेकिन मिलिट्री के ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशंस थी। वेस्टर्न मीडिया का हमेशा से एक नेगेटिव उन पर रहता था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी
शायद अभी तक उनके मैच नहीं कर सकती वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। तो ये जो कल की परेड थी उसके अंदर जो उन्होंने शोकेस किया है, और कई उन्होंने जो आर्मामेंट्स अपने मिसाइल्स वगैरह जो शोकेस किए हैं वो थे जिनके बारे में शायद इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो एक तरह से एक मैसेज है दुनिया को कि चाइना एक पीसफुल राइज की तरफ तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपनी एक मिलिट्री पोटेंशियल भी उसकी इतनी है अभी कि वो अपने चैलेंजेस को, अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस को वो डील करना हो तो उसके पास ये अपनी सलाहियत है। सो इट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट कल जिस तरह से उन्होंने इसको शोकेस किया। ठीक है। अब आनंद, ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो पहले उन्होंने कहा कि साजिश कर रहे हैं और नेक ख्वाहिशात जो है वो उनको जो है वो देने का कहा। आज भी उन्होंने इस हवाले से अपना बयान दिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या अमेरिकी कंसर्न इन मीटिंग्स के हवाले से वाकई संजीदा है? चाहे यूएस के कंसर्न्स देखे, पहले जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उस वक्त से उनके कंसर्न्स ये थे, जो ब्रिक्स स्पेशली कर रहा है, तो वो उनका एक नेगेटिव अप्रोच तो इन कंट्रीज की तरफ था। और फिर एक ट्रेडिशनली भी देखे कि यूनाइटेड स्टेट जो है चाइना को एक अपना कंपिटिटर तो मानता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को इतना एक्नॉलेज नहीं करता। तो कल जो उन्होंने एक ट्वीट किया प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसके रिस्पांस में अगर आपने प्रेसिडेंट पुतिन का भी देखा हो तो उन्होंने इसको एक तरह से स्नैप किया बड़ा पोलाइट तरीके से कि ये एक ह्यूमर था प्रेसिडेंट ट्रंप का। सो इतनी ज्यादा उसको उन्होंने सिग्निफिकेंस नहीं थी। मेरा ख्याल है कि उसके लिए एक यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए एक इस तरह का कमेंट करना प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से वो भी एक डिप्लोमेटिक स्नैप था। तो चाइना और रशिया और बाकी कंट्रीज जो हैं इस वक्त वो मेरा ख्याल है काफी बेहतर पोजीशन पे एटलीस्ट, और उसको पार्टली ब्लेम करेंगे यूएस की अपनी पॉलिसीज की। जब उन्होंने अपने अलायंस को एक आइसोलेट करना शुरू कर दिया, यूरोपियन यूनियन को या नेटो कंट्रीज के अंदर कंसर्न्स आने शुरू हो गए कि यूएस कोई रिलायबल पार्टनर उनका है या सिक्योरिटी गारंटर है या नहीं है, तो जब अलायंस के बीच में क्वेश्चन उठना शुरू हो गए तो यूएस की क्रेडिबिलिटी काफी हद तक एक क्वेश्चनेबल हो गई है। तो उसके अंदर चाइना को एक स्पेस भी मिली है अपनी पावर प्रोजेक्शन की। इकोनॉमिकली तो ऑलरेडी वो कर रहा था, अब वो डिप्लोमेटिकली भी और पॉलिटिकली भी जो एससीओ का समिट हुआ, ये एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी काफी स्ट्रांग थी यूएस की तरफ से। अच्छा, और अब ये जो मुमकिना तौर पर अगर कोई इस तरह के अलायंसेस जो है वो बनते हैं, तो आपको लगता है जिस तरह के अलायंसेस कोल्ड वॉर में थे कि मुल्क या एक तरफ थे या दूसरे मुल्क की तरफ थे, दूसरे ब्लॉक में थे, उसी तरह के होंगे, या फिर ये कोई एक नया मॉडल हम देख सकते हैं? कोल्ड वॉर की तरह शायद उस तरह से जिसमें आप कह लें कि वॉर्सो और नेटो या दो सिक्योरिटी अलायंसेस थे या ग्रुप्स थे, शायद उस तरह से ना हो। ये मल्टीपोलर तो रहेगा, क्योंकि चाइना की अप्रोच काफी डिफरेंट है। वो मिलिटरली कन्फ्रंट नहीं करना चाहता यूनाइटेड स्टेट्स को, वो वॉर्स में एम्ब्रॉयल फिलहाल नहीं होना चाहता। तो उनके अगर आप स्लोगन भी देखें कल उनकी स्पीच में प्रेसिडेंट जी की, तो वो पीसफुल राइज की बात करते हैं, वो सिक्योरिटी फॉर ऑल की बात करते हैं और डेवलपमेंट फॉर ऑल की बात करते हैं। तो उनकी जो अप्रोच है वो इस वक्त कन्फ्रंटेशनल नहीं है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि काफी सारे कंट्रीज जो बॉर्डर लाइन पे भी हैं वो इस अप्रोच से ज्यादा एमिनेबल होंगे, इवन यूरोपियन कंट्रीज भी, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा ट्रेड का डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उनको भी ये अप्रोच शायद सूट करेगी। तो ग्रेजुअली यस, आप कह सकते हैं कि चाइना की जैसे राइज होगी तो कन्फ्रंटेशन ज्यादा होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये जैसे सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थी ये उस तरह से हो सकती है। ये डिफरेंट इसकी डायमेंशंस हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती है जिसके अंदर नए रीजनल अलायंसेस बन सकते हैं, इकोनॉमिक डेफिनेटली उसमें चाइना का मेजर इन्फ्लुएंस होगा ग्लोबल लेवल पे, फिर मिलिट्री भी आई थिंक वो उस तरह से नहीं होगी ग्लोबल कन्फ्रंटेशन मिलिट्री लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे अलायंसेस शायद बन सके। लेकिन अभी तो ये एक स्टार्ट हुआ है, एक उनका मैसेज जो लाउड एंड क्लियर चाइना की तरफ से आया है कि चाइना इज हियर टू स्टे, और फ्यूचर में वो इस तरह की चीजों की तरफ जा भी सकता है अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए आदिल सुल्तान साहब क्या चैलेंजेस होंगे? पाकिस्तान चूंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट की वजह से, और चाइना के ऊपर भी हमारा काफी उनके एक ट्रेडिशनल हमारा रिलेशनशिप तो है और डिपेंडेंसी भी है,
तो ये एक चैलेंज तो है पाकिस्तान के पास कि जी किस तरह से इनको बैलेंस किया जाए। इवेंचुअली जब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की कन्फ्रंटेशन अगर मजीद बढ़ेगी, जो कि लाइकली है, तो पाकिस्तान के लिए कोई डिसीजन लेना तो ज़रूरी होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जेटिसन करके या एक अपने पार्टनर को या एक कंट्री को नाराज करके दूसरी तरफ चला जाए, नहीं। लेकिन जितना जितना इनकी कन्फ्रंटेशन है, कंपटीशन चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का बढ़ेगा, तो जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान जैसे और कंट्रीज है जो वेस्ट के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी एक एमिनेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और चाइना के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए चैलेंज होगा और डिप्लोमेसी के लिए कि किस तरह से बैलेंस रखा जाए इस चीज के। राइट। लास्टली भारत के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देखते हैं? इंडिया के लिए जरा मुश्किलात और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने एक डिसाइसिव अपना एक किया था कि जी वो अब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ काफी टिल्ट हो गए थे, और उनकी जब हम 2005 से देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसके बहुत सारे डायमेंशंस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है और मिलिट्री सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और ज्यादा उसके मिलिट्री के अंदर जो उनकी कोलैबोरेशन थी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था और उनके ख्याल में ये था कि जी ये लॉन्ग टर्म में उनके इंटरेस्ट में होगा, चूंकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि जी हम चाइना को कन्फ्रंट करेंगे, कंटेस्ट करेंगे इस रीजन में। तो इसी नैरेटिव को उन्होंने सेल किया, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक्सेप्ट किया और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी किया। तो इंडिया के अंदर यूएस की इन्वेस्टमेंट काफी हुई, लाइकवाइज इंडिया ने काफी अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया था अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए रशिया से, और यूएस के साथ चला गया। तो अब जो ये चीजें जो रिसेंट इवेंट्स हम देख रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप डील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड सी हो गई है, बिकॉज वो चाइना को जिस तरह से डील कर रहे थे पहले, उनके पास ऑप्शंस जरा कम हो रही हैं। लेकिन इवेंचुअली इंडिया चूंकि एक बड़ा कंट्री है, उसका पोटेंशियल, उनकी इकोनॉमी, उनके और जो उनकी अट्रैक्शंस हैं बाकी पावर के लिए, तो इनको ग्रेजुअली चाइना भी उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहेगा, रशिया के डेफिनेटली उनके साथ रिलेशंस हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए जो मुश्किलात है वो जरा ज्यादा लग रही है कि वो ट्रंप को किस तरह से डील करे और चाइना को भी ओपनली कन्फ्रंट ना करे इस रीजन में रहते हुए। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से मेजबान ईमान अज़हर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।